कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश 25 दिसंबर 1874 को पाकिस्तान के पुराने शहर कराची में हुई। उनका ताल्लुक ताजिर खानदान से था जो कि काठियावाड़ से तरके वतन करके कराची में आबाद हो गया था। वो अपने 6 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। इब्तिदाई रस्मी और रिवायती तालीम घर और कराची में हासिल की। 1892 में कानून की तालीम के लिए 16 साल की उम्र में लंदन का सफ़र किया, लेकिन इससे कबल ही उनकी मां ने नौजवान जिन्ना की शादी एमी बाई से कर दी और लंदन के क़याम के दौरान ही मां और बीवी दोनों का इंतकाल हो गया। लेकिन इन लिंकन से 2 साल के अंदर ही कानून की डिग्री हासिल की। वो सबसे कम उम्र हिंदुस्तानी थे जिसने इस कम उम्री में 2 साल के अंदर ही कानून की डिग्री हासिल की थी। 1896 में उनकी हिंदुस्तान के लिए वापसी हुई। पहले कराची और फिर बम्बे में वकालत शुरू की। 1900 में मोहम्मद अली जिन्ना की तकर्रुरी बतौर जुज़ वक्ती प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट की हुई। उनकी खुश असलूबी और कारकर्दगी के बाइस जब दोबारा 1500 रुपये माहवार तनख्वाह पर मुस्तकिल ओहदा की पेशकश की गई तो इस ऑफर को शुक्रिया के साथ कबूल करने से उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि वो इतने रुपए तो रोज कमाना चाहते। इसके बाद ही उन्होंने बड़ी तेजी के साथ वकालत के पेशा में नाम और शोहरत कमाना शुरू कर दिया। 1920 में उनका शुमार हिंदुस्तान के मालदार तरीन लोगों में होता था। लंदन के क़याम के दौरान सिर्फ वकालत से इनकी आमदनी 40,000 रुपया माहाना थी। हिंदुस्तान वापस आने के बाद वकालत के साथ ही उन्होंने सियासत में भी शमूलियत इख्तियार कर ली। वो कलकत्ता के कांग्रेस इजलास में इसके सदर दादा भाई नौरोजी के प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर शरीक रहे और हुकूमत खुद इख्तियारी की हिमायत में तकरीर की। वो कांग्रेस के मदारिस इजलास में, इलाहाबाद इजलास में और कराची इजलास में बहुत ही फ़आल और सरगर्म रहे। वो कांग्रेस की तमाम सरगर्मियों में बराबर के शरीक रहे और तमाम सियासी सरगर्मियों और दौड़ धूप में अपने ज़ाती रुपए खर्च करते, हत्ता के कांग्रेस फंड के लिए 1000 रुपए का माहाना चंदा इसके अलावा था। 1896 के अवाखिर में मोहम्मद अली जिन्ना कामयाबियों से सरफराज होकर वतन वापस पहुंचे, लेकिन एक गम जो उनके मुसर्रतों पर हावी हो गया वो वालिदा की नर्म और मोहब्बत भरी आगोश का ना होना था। हालात के सामने सीना सपर होना तो उनकी खून में शामिल था। अपने दुख पर काबू पाते हुए उन्होंने अमली जिंदगी का आगाज बहैसियत एक बैरिस्टर के बम्बे की अदालत से किया और बम्बे हाई कोर्ट में अपना नाम रजिस्टर करवा लिया। इब्तिदाई जिंदगी ने उन्हें किफायत शियारी का दर्स दिया था, जिसकी बदौलत लंदन में भी उन्होंने कुछ पूंजी जमा कर ली थी। यहां बम्बे में भी फजूल खर्ची से वो कोसों दूर रहे, बल्कि चैम्बर जो उनकी रहाइशगाह से मील भर के फासले पर था वो पैदल जाया करते थे। ये वो वक्त था कि अदालतों में मुसलमान वकला के लिए बहुत कम गुंजाइश थी कि वो तरक्की कर सकें। अंग्रेज और हिंदू यहां भी छाए हुए थे। मुसलमान इन दोनों की जानिबदारी की वजह से आमतौर पर अपने मामलात खुद सुलझाने की कोशिश कर लिया करते थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने हिम्मत नहीं हारी। जी इल्लाना के बकौल ये नौजवान आंखों में अज़्मो ज़हानत की चमक लिए अदालतों में घूमता फिरता। इससे कम सलाहियत के अफराद हुजूम दर हुजूम मुवक्किलों में घिरे रहते, लेकिन मोहम्मद अली अपने छोटे से दफ्तर में कानूनी कुतुब के अंबार पर झुके किसी मुवक्किल का इंतजार करते रहते। नाउम्मीदी और परेशानी के बावजूद हर शख्स से इंतहाई खंदा पेशानी से मिलते, किसी को अपने एहसासात की हुआ न लगने देते। समाजी ताल्लुकात उन्होंने कायम रखे हुए थे। बम्बे के क्लबों में जाते, दावतों में शरीक होते। नफीस शख्सियत के हामिल थे, बेदाग और बेशिकन लिबास पहनते और दूसरों से मुमताज नजर आते। लेकिन इस सब के बावजूद 3 साल तक बेकारी उनके पीछे साए की तरह लगी रही। सुबह को कोर्ट में बैठे रहना और दिन भर की थकन के बाद शाम को खाली हाथ लूटना उनके मामूलात में शामिल हो चुका था। 17 जनवरी 1945 को अहमदाबाद में तलबा के एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने खुद कहा कि कानून के पेशे में कामयाबी सिर्फ इन लोगों को हासिल होती है जो वज़ादार, मेहनती और मुस्तकिल मिजाज होते हैं। वकील की हैसियत से नामजद होने के 3 साल तक मुझे किसी मुकदमे में किसी वकील के साथ काम करने का मौका नहीं मिला था। फिर जब मैंने बम्बे में वकालत शुरू की तो इस वक्त बम्बे बार में अंग्रेजों की अक्सरियत थी और बिलखुसूस सूलिकेटर के रिवाज की वजह से उन्होंने एक मजबूत कला बना लिया था। इसलिए किसी हिंदुस्तानी के लिए इस कला को तोड़ना नामुमकिन था। मोहम्मद अली और उनके वालिद के खिलाफ 1895 में बम्बे कंपनी लिमिटेड ने 12,420 रुपए की वसूली का मुकदमा कराची में दायर कर दिया और इन दोनों के हाजिर न होने की वजह से मुकदमा का फैसला कर दिया गया। इस सिलसिले में 30 सितंबर 1898 को बम्बे में मोहम्मद अली जिन्ना को एक समन मौसूल हुआ, जिसमें कराची की अदालत में हाजिरी की तारीख 27 सितंबर दर्ज थी। मोहम्मद अली के वालिद एक अरसा उन मामलात में परेशान रहे थे। अब उनका बेटा खुद बैरिस्टर बन चुका था और दरअसल ये मामला नौजवान बैरिस्टर की सलाहियतों का इम्तिहान था। मोहम्मद अली के हसब हिदायत उनके वालिद कराची की अदालत में हाजिर हुए और एक दरख्वास्त पेश की जिसमें तहरीर था कि मैंने दिवालिया हो जाने की सर्टिफिकेट हासिल कर ली है, लिहाजा वसूली अभी मुझसे नहीं की जा सकती।
यकम अक्टूबर को बैरिस्टर जिना की तरफ से एक दरखास्त पेश की गई जिसमें उन्होंने लिखा, मुकदमे की कार्रवाई के नोटिस इससे पहले मुझे अदालत की तरफ से भी मौसूल नहीं हुए, लिहाजा अदम पैरवी की बिना पर मुकदमा का जो फैसला हुआ है इसे असर नौ बहाल किया जाए। बरतानवी कंपनी ने हर चंद इस मौक़िफ़ की बहुत मुखालफत की, लेकिन मोहम्मद अली जिना की दरखास्त मान ली गई। मोहम्मद अली ने एक और दरखास्त दी जिसमें तहरीर किया कि कंपनी से कहा जाए कि तमाम असल कागजात पेश करे ताकि मैं खुद देख सकूं कि वो कहां तक सही है। मोहम्मद अली ने थोड़े से अरसे में अंग्रेज की फितरत का काफ़ी इदराक कर लिया था। उनका ख्याल था कि कागजात में कुछ बातें काबिल गिरफ्त जरूर निकल आएंगी। अदालत ने बरतानवी कंपनी के नाम नोटिस जारी कर दिया। कंपनी को चंद हजार रुपयों की निस्बत अपनी साख कहीं अजीज थी, लिहाजा इसने टाल मटोल से काम लेना शुरू कर दिया और मोहम्मद अली से अदालत के मामलात से अलग गुफ्तगू की, जिसका नतीजा ये निकला कि इस कंपनी ने फरवरी 1899 को अदालत में दरखास्त दी जिसका नफस मजमून ये था कि मुकदमा दाखिल दफ्तर कर दिया जाए। फरीकैन में बाहमी सुलह हो गई है। मुबल्लिग 12,024 रुपये 7 पाई की रकम जवाब तक वाजिब अलदा करार पाई थी। कंपनी ने इससे दस्तबरदार होकर एक मामूली सी रकम यानी मुबल्लिग 500 रुपये पर अपने तमाम दावों का मुकम्मल और आखिरी तस्फिया कर लिया है। कहते हैं कि जादू सर चढ़कर बोलता है, और यह मुहावरा अब मोहम्मद अली जिना पर सादिक आने वाला था। उनके एक दोस्त ने बम्बे के कायम मकाम एडवोकेट जनरल मैकफरसन से उनका तारुफ कराया। मैकफरसन जिना की पुरकशिश शख्सियत, खुदाद जहानत और गैर मामूली काबिलियत से बहुत मुतासिर हुआ और उसने उन्हें अपने चैम्बर में मुताला करने की इजाज़त दे दी। इस वक्त किसी भी हिंदुस्तानी को यहाँ मुताला की इजाज़त न थी। ये चैम्बर सिर्फ यूरोपियन वकला के लिए मखसूस था। इस चैम्बर ने माली तौर पर अगरचा जिना की कोई फौरी मदद न की, लेकिन यहाँ की किताबों से इस्तेफादे के बाद उनमें जुर्रत और खुद एतमादी ने तेजी से परवरिश पाना शुरू कर दिया। 1900 में बम्बे प्रेसिडेंसी के एक मजिस्ट्रेट मिस्टर पी होशिंग 3 माह की रुखसत पर गए। उनकी जगह एक आर्जी मजिस्ट्रेट का तकर्रुर होना था। सर चार्ल्स अव्वल यूनिट इंचार्ज जुडिशनल डिपार्टमेंट इस तकरीर के मजाज थे। लोगों को उनसे मुलाकात के लिए कई कई दिन इंतजार करना पड़ता था। मोहम्मद अली बेधड़क उनके पास चले गए और अपनी खिदमात इस असामी के लिए पेश की। ये जुरत रिंदाना काम कर गई। रही सही कसर जनरल मैकफरसन के चंद अल्फाज ने पूरी कर दी। मोहम्मद अली जिना मजिस्ट्रेट बना दिए गए। गोया अमली तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया कि 24 साल की मुख्तसर उम्र में बम्बे प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट होना एक और रिकॉर्ड था। मोहम्मद अली जिना ने इस पोस्ट पर निहायत उम्दगी और मेहनत से काम किया। नतीजा इसका ये निकला कि 6 माह बाद जब आर्जी आसामी की मुद्दत खत्म हुई तो सर चार्ल्स ने उन्हें मुस्तकिल आसामी पर काम करने की पेशकश की और कहा कि इस आसामी का ग्रेड 1500 रुपये माहवार होगा। मोहम्मद अली ने शुक्रिया के साथ माजरत करते हुए कहा, मैं तो 1500 रुपये रोज कमाना चाहता हूं। बैरिस्ट्री की इब्तिदा थी। 3 साल सख्त कशमकश में गुजारे थे। वालिद का कारोबार खत्म हो चुका था, लेकिन मोहम्मद अली जिना ने फितरत आजाद को पाबंद न होने दिया। मिजाज में नौकरी का कोई तसव्वुर नहीं था। सच कहा रिजवान अहमद साहब ने कि अगर कायदे आज़म ये मनसब कबूल कर लेते तो न जाने बर्रे आज़म एशिया की तारीख किस अंदाज में लिखी जाती। बहरहाल एक आज़ाद ममलुकत का हुसूल इतना आसान न होता। मजिस्ट्रेट के ओहदे पर काम करते हुए बहुत से मुकदमात उनके पास आए। लोगों को इस नो उम्र बैरिस्टर की सलाहियतों का अंदाजा हुआ। चुनांचे मोहम्मद अली जब दोबारा वकालत के मैदान में आए तो लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। मोहम्मद अली जिना ने अब मुमताज वकीलों के इलाके में दफ्तर बनाया और उसको खूबसूरत और पुरकशिश बनाने में कोई कसर उठा न रखी। साफ पर्दे, चमकता फर्नीचर, कुशादा मेज जिस पर कागज का एक टुकड़ा भी फालतू नहीं, मोहम्मद अली की नफासत पसंदी ज़र्ब अलमसल बन गई। सर चार्ल्स छुट्टियां गुजारने वापस बम्बे पहुंचे तो और सेंट क्लब में मोहम्मद अली जिना से उनकी मुलाकात हुई। पिछली मुलाकात को तकरीबन 2 साल हुए थे। जिना ने जब बताया कि वो 2000 से ज्यादा कमा रहे हैं तो सर चार्ल्स बहुत मुतासिर हुए। उनकी कामयाबी पर गुफ्तगू हुई तो मोहम्मद अली जिना ने कहा, किरदार, इखलाकी जुर्रत, मेहनत और इस्तिक़लाल ये 4 सुतून हैं जिन पर इंसानी जिंदगी की इमारत खड़ी है। नाकामी एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे मैं आशना नहीं हुआ। मोहम्मद अली जिना अपनी खुदादाद सलाहियतों के बाइस थोड़ी ही मुद्दत में बैरिस्टरों की सफ़ी अव्वल में आ गए और इस सफ़ी अव्वल में भी वो सबसे मुनफरिद और यगना नजर आने लगे। उनकी सीरत में 2 बातें निहायत नुमायां होकर सामने आईं। अव्वल तो वो कट्टर किस्म के कानून आइन पसंद थे जो बात करते कानून के दायरे में रहकर। दूसरे वो तबन बेबाक और साफ गो थे और जब उन्हें अपने सही होने का यकीन होता तो पर दुनिया की कोई ताकत उन्हें मुतज़लज़ल न कर सकती थी। मजिस्ट्रेट और मुवक्किल दोनों की नफ्सियात से मोहम्मद अली जिना वाकिफ थे, चुनांचे अपने मौक़िफ़ की वजाहत वो बड़ी उम्दगी के साथ करते।
बम्बे के अदालती हलकों में शोहरत उनका मुकद्दर होती गई और 1904 तक उनका शुमार बम्बे प्रेसिडेंसी के नामी ग्रामी वकला में होने लगा। वो निहायत कामयाबी से हर मुकदमा की पैरवी करते और मामूली इस्तिदलाल से मजिस्ट्रेट को फैसला करने पर मजबूर कर देते थे। एक और खूबी जो इनमें थी वो ये कि मुकदमा लेने से पहले वो इसके सही होने का इत्मीनान कर लिया करते थे। यही वजह है कि वो अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से जिम जाते थे। जी इल्लाना ने अपनी किताब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में लिखा है कि अपनी उलुल अज़मी और काबिलियत के सबब जल्द ही उन्होंने बम्बे की अदालतों में शोहरत हासिल कर ली और इस बात से सबको इत्तेफाक था कि बैरिस्टर की हैसियत से वो इंतहाई बुलंद व बाला मकाम हासिल करेंगे। वकीलों की नशिस्तों में उनके मुअस्सर और मुदल्लल अंदाज खिताबत के चर्चे होते। वो जिस अंदाज में जरा करते, ठोस दलाइल पेश करते और कानून की किताबों और मुकदमात के हवाले देते, इस पर अदालत में मौजूद हर शख्स, जज, ज्यूरी, वकील अशश कर उठता। मुश्किल तरीन हालात के बावजूद उनका सर हमेशा बुलंद रहता। वो जो कुछ कह देते पत्थर की लकीर बन जाता। जज तक उन्हें चकमा ना दे पाते। उनकी जहानत और फिरासत ने उन्हें हर तबका में मकबूल बना दिया और दूर दूर तक उनका नाम मशहूर हो गया। इब्तिदाई ज़माने में उनकी आज़ाद रवी और जुरत के बाइस हुकूमत हिंद काफ होम मेंबर सर विलियम विंसन ने इंतहाई शेख अंदाज में मोहम्मद अली जिन्ना को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, अब हमेशा हम ICS अफसरों पर नुक्ता चीनी करते हैं कि हम दुरुस्ती से पेश आते हैं। मुझे एक भी ICS अफसर दिखा दीजिए जो दुरुस्ती, जंगजोई और तौहीन आमेज रवैया में मिस्टर जिन्ना का मुकाबला कर सके। एक मुकदमा पर बहस के दौरान मजिस्ट्रेट ने कायद आज़म को मुखातिब करते हुए तुर्शी से कहा, अब किसी थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट से खिताब नहीं कर रहे। कायदे आज़म ने फौरन जवाब दिया, मुआफ कीजिए, अब भी किसी थर्ड क्लास वकील से मुखातिब नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना की लियाकत का शोहरा अब पूरे बम्बे में हो चुका था और कांग्रेस के सियासी रहनुमाओं की निगाहें उनकी जानिब लगी हुई थी। सर फिरोज शाह मेहता, गोखले और बीस जी जैसे रहनुमा उनके हल्का अहबाब में दाखिल हो चुके थे और उनको बम्बे की अदालत का लॉर्ड साइमन कहा जाने लगा था। बार एसोसिएशन में वो एक अलिफाबरती हुए वकील थे और उनका हर तरफ मुस्कुराहटों के साथ इस्तकबाल किया जाता था। ज़ेर तहरीर दौर में गिनी चुनी सियासी सरगर्मियों का मरकज अगर कोई जमात थी तो कांग्रेस, ये जमात भी मौरखीन के नज़दीक अंग्रेज़ के दिमाग की पैदावार थी और उसके अक्सर बयानात में अंग्रेज़ ही की कासालेसी की झलक दिखाई देती थी। मुसलमान इस वक्त तक अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म न रखते थे और ये बेचारे इस काबिल रह भी कहाँ गए थे कि अपने सियासी प्लेटफॉर्म के बारे में सोचते। 1857 की जंग आज़ादी ने अगर अंग्रेज़ को कोई सबक दिया था तो सिर्फ ये कि अगर अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करना है तो मुसलमानों को इस काबिल ना रहने दिया जाए कि ये किसी मामले में ज़ेर लब भी कुछ कह सकें, और तारीख इस बात की शाहिद है कि उन्होंने अपनी इस सोच पर कितनी सख्ती से अमल किया। मोहम्मद अली की शोहरत एक मुदब्बिर और बेदार मग़ज़ सियासतदान की हैसियत से न सिर्फ हिंदुस्तान के तूल व अर्ज़ में बल्कि बरतानिया में भी फैल चुकी थी। लंदन के टेक्सटन हॉल में वहां के तलबा ने एक जलसा का इंतजाम किया और मोहम्मद अली जिन्ना को खिताब की दावत दी। अपने हिंदुस्तानी तलबा को नसीहत करते हुए कहा, आप इंग्लिस्तान और हिंदुस्तान के सियासी मसाइल में और ज़्यादा दिलचस्पी लें, लेकिन अमली सियासत में हिस्सा न लें, बल्कि पहले अपनी तालीम मुकम्मल करें। आपको सिर्फ तालीमी सियासी मुफक्किर हो चाहिए था कि जब आप अमली सियासत के मैदान में कदम रखें तो रोशन ख्याली और तरक्की के मुबल्लिग की हैसियत से काम कर सकें। अपने फरमाया, तालिब इल्म की ज़िंदगी एक मुसलसल तजस का नाम है और आप महसूस करेंगे कि तजुर्बात में इजाफे के साथ आपके ख्यालात भी ममनू हो जाएंगे। आप किसी ख्याल को इस वक्त तक कती और आखिरी ना समझी जब तक ज़िंदगी के हकीकी मैदान में दाखिल ना हो जाएं और अपने अकायद को अमली सियासत की कसौटी पर ना परख ले। मोहम्मद अली जिन्ना मरकजी कानून साज असेंबली के लंबे अरसा तक रुकन रहे। 1910 में बम्बे प्रेसिडेंसी से अप्रैल कानून साज काउंसिल के लिए मुंतखब हुए। 1913 और 1915 में भी उनका इंतखाब हुआ। वो इस 19 दस्तखत करने वालों में भी शामिल थे जिन्होंने वाइसराय के नाम जंग के खात्मा पर इस्लाह का मेमोरेंडम दिया था। 1913 में जब वो इंग्लैंड में थे तो मोहम्मद अली और सैयद वजीर हसन ने मुस्लिम लीग की क़यादत संभालने की दावत दी। उन्होंने शिरकत की हामी भर ली और उसे अंग्रेज़ों के बहीखाहों के हाथ से निकालकर कांग्रेस के करीब पहुंचाया। जिन्ना की ख्वाहिश पर ही मुस्लिम लीग ने 19 कांग्रेस के साथ अपना सालाना इजलास बम्बे में मुनक़िद करने का फैसला किया। मुस्लिम लीग ने एक कमेटी भी तश्कील दी थी जिसके एक रुकन जिन्ना भी थे ताकि कांग्रेस से गुफ्तो शनीद के बाद मुस्लिम लीग में इस्लाह की स्कीम मुरत्तब की जा सके। दिसंबर 1916 में लीग का इजलास लखनऊ में हुआ और जिन्ना की कोशिश से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान एक समझौता अमल में आया जो कि मिसाक लखनऊ पैकेट कहलाता है और उसकी मंजूरी 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता इजलास में मिल गई। 1920 में उन्होंने होम रूल और कांग्रेस की खिलाफत तहरीक जैसी मजहबी तहरीक में शिरकत की वजह से इस्तीफा दे दिया।
जनवरी 1922 में वो अल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। 1936 में वो अल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के सदर मुंतखब हुए। उन्होंने नेहरू रिपोर्ट पर तबादला ख्याल के लिए कांग्रेस की जानिब से बुलाई गई अल पार्टीज कन्वेंशन में शिरकत की, जिसने अल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश करदा 14 निकाती प्रोग्राम को नामंजूर कर दिया। नवंबर 1930 में पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, लेकिन नाउम्मीदी की सूरत में सियासत बदल होकर लंदन में ही रहकर अपनी पूरी तवज्जो कानूनी प्रैक्टिस पर सिर्फ करने का फैसला किया। अगरचा वो दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शरीक रहे, लेकिन उसकी कार्रवाई में अमली तौर पर बहुत कम दिलचस्पी ली। लियाकत अली खान और उनकी बेगम रना लियाकत अली की बेइंतहा कोशिश के बाद वो बिलाखिर अप्रैल 1934 में हिंदुस्तान वापस आए और लीग की रहनुमाई के लिए आमादा हो गए। 1946 के इंतखाब में मुस्लिम लीग मुस्लिम नशिस्तों की वाज़े अक्सरियत हासिल करने में कामयाब रही। उन्होंने कांग्रेस के नुक्ता नज़र के पहले आज़ादी फिर कोई दूसरी बात को मानने से इनकार दिया और पहले पाकिस्तान फिर आज़ादी का मुतालबा रखा। दिसंबर 1946 में लंदन की गुफ्तगू नाकाम साबित हुई और बरतानवी हुकूमत ने लॉर्ड ओयल को बिलाकर उसकी जगह लॉर्ड माउंटबेटन को तकसीम और आज़ादी की वाज़ेह हिदायत के साथ हिंदुस्तान रवाना किया था कि जून 1947 तक हिंदुस्तान को आज़ाद किया जा सके। अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो जिना वहां के गवर्नर जनरल और पाकिस्तान दस्तूर साज असेंबली के सदर मुकर्रर हुए, लेकिन वो दस्तूरी सरबराह से ज्यादा पाकिस्तान के खालिक, रहनुमा और हुक्मरां बने रहे। 11 सितंबर 1948 को तपदिक और फेफड़े के कैंसर की वजह से जियारत क्वेटा के गवर्नमेंट हाउस में उनका इंतकाल हुआ और कराची में मदफून हुए। हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।